दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही ख़ास मौजू पर बात करने वाला हूँ, जो कि हमारी ज़मीन के एक ऐसे निज़ाम के बारे में है जिसके बिना पर ज़िंदगी का वजूद और उसका सर्वाइवल है। सभी मौजूद सामीन को खुशामदीद। मैं हूँ बिलावल लगारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिक एजुकेशन। दोस्तों, एटमॉस्फेयर, जिसे इस धरती का वायुमंडल भी कहा जाता है, जो कि हमारी ज़मीन की ऊपर की लेयर है, जिसके अंदर विंड एक्टिविटी, मौसम की तब्दीली, आब हवा और दूसरे अवामिल आ जाते हैं, जिससे मुराद टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स वगैरह हैं, जो कि एटमॉस्फेयर का हिस्सा हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारी ज़मीन बहुत सारी कुदरती वसाइल से मालामाल है। उन्हीं में से एटमॉस्फेयर एक मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से ज़िंदगी का वजूद है। एटमॉस्फेयर एक थिन बारीक तार है जो कि गैसेस और डस्ट पार्टिकल से बनी है, जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द में मौजूद हैं। आम अल्फाज में उसे हवा भी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर की हवा का न कोई रंग है, न खुशबू और ना ही कोई जायका। ये महसूस नहीं किया जा सकता जब तक विंड की सूरत में मूव नहीं होता। एयर का अपना वज़न भी होता है, जिसकी वजह से सरफेस पर प्रेशर भी कायम रहता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। ज़मीन का एटमॉस्फेयर 99% दो गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, जिसे कंस्टेंट गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा एक ही मिकदार में एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें कंस्टेंट गैसेस कहा जाता है। उसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन, पानी के बुखारात और ओजोन, कुछ दूसरी गैसेस भी इसके अंदर मौजूद रहती हैं। उन गैसेस का मिकदार बहुत ही कम होता है और मुस्तकिल भी नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें वेरिएबल गैसेस भी कहा जाता है। डायग्राम में उन गैसेस का मिकदार दिखाया गया है। एटमॉस्फेयर में गैसेस की सिग्निफिकेंस की। जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, वो सब गैसेस अहमियत रखती हैं। चंद गैसेस की बात करते हैं। नाइट्रोजन, ये गैस प्लांट की ग्रोथ के लिए इसेंशियल है और आग लगाने में भी हेल्प करती है। दूसरी गैस ऑक्सीजन है। ये सांस लेने में हमारी बॉडी के अंदर फूड के बर्निंग के प्रोसेस से हमें एनर्जी देती है। ये फ्यूल की बर्निंग में भी हेल्प करती है, जैसा कि नेचुरल गैस हो गई, कोल और ऑयल हो गया, तो ये उन सब को बर्निंग करने में हेल्प करती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, जो कि फूड प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, उसमें हेल्प करती है। ये टेम्परेचर को भी मॉडरेट करती है और हीट को एब्सॉर्ब करती है। उसके बाद ओजोन लेयर या ओजोन गैस, ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायोलेट रेज, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, जिससे हमें बचाती है। उसके बाद वाटर वेपर, ये डस्ट और हीट को एब्सॉर्ब करती है, जज़ब करती है और रिफ्लेक्टेड हीट को स्पेस की तरफ वापस भेजती है। वाटर वेपर की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, की वजह से बारिश होती है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स की स्ट्रक्चर की। एटमॉस्फेयर बहुत सारी लेयर्स पर मुश्तमिल है, टेम्परेचर वेरिएशन के बेसिस पे। तो सीखते हैं सभी लेयर्स के बारे में, जो कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, दी आइनोस्फेयर
कहलाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। ये एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसके अंदर हम रहते हैं। ट्रोपोस्फियर अर्थ के सरफेस से शुरू होती है, जो कि 8 से 14 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये लेयर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल को जमा करती है। इस लेयर में अल्टीट्यूड का बहुत असर रसूख है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर में कमी आती जाएगी, जिसका मिसाल ग्लेशियल पहाड़ हैं, जैसा कि माउंट एवरेस्ट हो गया जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, K2 हो गया उसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे अल्टीट्यूड की वजह से ग्लेशियल हुए हैं। मौसम की बनावट और तब्दीली भी इस लेयर के अंदर होती है। अपर पोर्शन इस लेयर का, जो कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्राटोस्फियर के बीच में है, उसको ट्रोपोपास भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है स्ट्राटोस्फियर लेयर। ये लेयर ट्रोपोस्फियर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर के अपर पोर्शन को स्ट्राटोपास कहा जाता है। ओजोन लेयर इसके अंदर होती है, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायोलेट रेज को जज़ब करती है और हमें नुकसान से बचाती है। स्ट्राटोस्फियर में टेम्परेचर 20 किलोमीटर की हाइट से इंक्रीज होना शुरू होता है। बाद तीसरे नंबर पे जो लेयर है उसका नाम है मेसोस्फियर। ये लेयर स्ट्राटोस्फियर से ऊपर है और 85 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर के अंदर टेम्परेचर हाइट के हिसाब से डिक्रीज होता है और इसी लेयर के अंदर मेटियोराइट्स भी बर्न्स होते हैं। जब मेटियोराइट्स मेसोस्फियर के अंदर इंटर होते हैं तो उसके अंदर मौजूद गैसेस के साथ उसकी फ्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से स्ट्रीक ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है और मेटियोराइट जल जाते हैं। इसी वजह से मेटियोराइट्स को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। उर्दू में मेटियोराइट्स को शहाब साकिब भी कहा जाता है। इस लेयर के अंदर एयर बहुत बारीक होती है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल होता है। इस लेयर के अपर पोर्शन को मेसोपास कहा जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है थर्मोस्फियर। ये मेसोस्फियर के ऊपर होती है और 600 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर के अंदर टेम्परेचर 227 सेंटीग्रेड से लेकर 1725 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, जो कि अर्थ के मदार के साथ जुड़ी होती हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद रहती हैं। इसके अंदर आयोनाइजेशन भी होती है। आयोनाइजेशन अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन का सबब बनती है, जो कि सूरज से ओरिजिनेटेड होती हैं। अब बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। ये थर्मोस्फीयर से ऊपर होती है और ये लेयर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर भी कहलाती है और इसकी बाउंड्री भी डिफाइनेबल नहीं है, जो कि आगे जाकर स्पेस के अंदर मर्ज होती है। अब बात करते हैं दी आयनोस्फीयर की। ये एक खास लेयर होती है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स पे कंप्राइज होती है, जिसको आयन्स कहा जाता है। ये 48 किलोमीटर से 965 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये लेयर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के अंदर ओवरलैप होती है। जमीन पर रेडियो कम्युनिकेशन आयनोस्फीयर की वजह से पॉसिबल होती है। इस लेयर के लाइट के बैंड्स बनते हैं, जिसे ऑरोरास कहा जाता है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के करीब बनते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगी घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे।